हेलो एवरीवन, आज अपन लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में लिखा है अ फर्म हैज़ टू डिपार्टमेंट ए एंड बी। डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू बी एट नॉर्मल मार्केट प्राइस। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत भारी क्वेश्चन है। दो डिपार्टमेंट है, दो तुम लोग कह रहे थे ना तुम करोगे, 16 एक बार ट्राई करोगे, तो ध्यान से देखना बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ए एंड बी, दो डिपार्टमेंट है, मिल गया 7 इलस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट ए सेल करता है गुड्स बी को, और वो भी मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। ए सेल करता है अपना गुड्स बी को, मार्केट प्राइस को सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। ए करता है बी को सेल, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। आओ अपन लोग बनाते हैं। ए बी ए बी करते स्टार्ट। सबसे पहले दे रखा है ए का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? बी का है ओपनिंग स्टॉक नहीं। फिर दे रखा है परचेज 2,30,000। परचेज क्या दे रखी है? 2,30 और 20, ठीक है। परचेज के बाद गुड्स सोल्ड टू बी एट सेलिंग प्राइस, IDT कितना है? 70। ए देता है ना, तो ए के सेल की साइड में, बी लेता है तो बी की परचेज की साइड पे। ए देता है तो ए के सेल की साइड पे, बी लेता है तो बी के परचेज की साइड पे। समझ रहे हो? ए के सेल की साइड पे, ये सेल वाली साइड है, क्रेडिट साइड, ये परचेज वाली साइड है। ये दे रहा है, ए दे रहा है तो सेल वाली साइड पे, बी ले रहा है तो परचेज वाली साइड पे। कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का समझ में आया यहाँ तक? ओपनिंग परचेज में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद क्या बोला? वेजेस दे रखिए कितने? 10,000। वेजेस कितने? 10, 16, 10, 16। फिर वेजेस के बाद सैलरी तो यहाँ आएगी ना। कितनी है सैलरी? 6,800, 4,200, 6,800, 4,200। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 50,000, 18,000, ठीक है। उसके बाद सेल 2,30,000, 1,45,000। सेल 2,30,000, 1,45,000। ये समझाने की जरूरत तो नहीं ना सेल वेल को। सेल के बाद प्रिंटिंग कितना है? 2,000, 1,600। और मशीन नहीं आएगा बच्चों? मशीन एसेट है, खर्चा नहीं है, दिखा मत देना मशीन को। मशीन नहीं आएगा यहाँ पर। डेप्रिसिएशन होगा तो आएगा, मशीन नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा, क्रेडिटर नहीं आएगा, BR नहीं आएगा। अदर बैलेंसेस आर सैलरी जनरल। सैलरी जनरल आएगा? सैलरी जनरल आएगा, ऑब्वियसली आएगा। सैलरी जनरल आएगा क्या? बता देता हूँ क्या है सैलरी जनरल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दो सैलरी दे रखी है। एक है डिपार्टमेंटल सैलरी। डिपार्टमेंटल सैलरी मतलब अपने यहाँ पर कुछ काम करने वाले लोग होंगे अपने डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुछ अलग लोग होंगे, तो अपने यहाँ की सैलरी अपने अंदर आएगी, उनके यहाँ की सैलरी उनके अंदर आएगी, ठीक है। उसे डिपार्टमेंटल बोलते हैं, डिपार्टमेंटल सैलरी, ठीक। एक सैलरी जनरल होता है। सैलरी जनरल क्या होता है बच्चों?
कि कुछ वर्कर ऐसे होंगे या कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो दोनों तरफ सर्विस दे रहे, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो दोनों डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे। यानी कोई इंजीनियर होगा बंदा, वो इंजीनियर आके यहाँ पर भी काम बता के जाता है, उस वाले को भी काम बता कर जाता है, देखो तुम्हें इस तरीके से करना है, ये ऐसे करेगी होगा काम। उस वाले को भी बताता है कि देखो जब तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट आएगा तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना। ए को भी काम बताता है, ए को भी काम समझाता है इंजीनियर, और बी को भी काम समझाता है। तो इंजीनियर को जो रुपया मिलता है वो कहलाएगा सैलरी जनरल, यानी कि दोनों को अलग अलग दोनों को सर्विस दे रहा है एक ही बंदा, या एक टीम है पूरी, वो दो डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, उसको मिलने वाले रुपए को बोलेंगे सैलरी जनरल वाली सैलरी। समझ गए दो सैलरी का मतलब एक बटी बटाई, ठीक है, और एक को बांटना पड़ेगा, ठीक। एक डायरेक्ट बटी बटाई, डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। कौन सा वाला डायरेक्ट एक्सपेंस? देखो डायरेक्ट के दो मीनिंग होते हैं, ट्रेडिंग में आने वाले खर्चे को भी डायरेक्ट बोलते हैं, और जो बटावा खर्चा होता है उसको भी। अभी मेरा डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? बटावा खर्चा। होते हैं ना बहुत से बढ़ के दो दो तीन तीन मीनिंग होते हैं, कहीं पे क्या मीनिंग, कहीं पे क्या मीनिंग, ठीक है। तो ये वाली जो सैलरी है इसको किसके रेशियो में बांटेंगे? सेल के रेशियो, एक ही सारा है सबका, ठीक है। तो ये वाली सैलरी अपन बांटेंगे सेल के रेशियो में। सेल का रेशियो है अपना 230 और 145, डायरेक्ट क्वेश्चन में से ले लेता हूँ, बांट के देख लेना, ये 230 और 145 के रेशियो में, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी। सैलरी जनरल 10,800 7,200, 10,800 7,200 सेल के रेशियो में बांट देना सैलरी को। चाहो तो एक डिवाइड करके देख लो, 18,000 को डिवाइड करके देख लो 200, 375, 375 से डिवाइड करो 18,000 को, 18,000 डिवाइड बाय 375 कर दिया, इंटू 230, इंटू 230। हाँ, तो फिर इन्होंने कुछ रेशियो दे रखा होगा। अरे भाई 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 आराम से आराम से आराम से आराम से सेल के रेशियो में बांटते अपन सैलरी जनरल को, मगर सैलरी का रेशियो दे रखा है नीचे देखो, एलोकेट सैलरी जनरल और एडवर्टीजमेंट 3:2 का रेशियो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना पूरा बांटने से पहले, ठीक है। नहीं सैलरी जनरल भी लिखा है आगे। चलो एडवर्टीजमेंट 10,000 को भी तीनों दो के रेशियो में बांटेंगे, 6 और 4 हो गया 6,000, 4,000 एडवर्टीजमेंट। आगे बढ़े, अब एडवर्टीजमेंट के बाद क्या आया? कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, ये सब बैलेंस शीट में जाएंगे। एसेट लायबिलिटी यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। कैश जो रुपया है वो खर्चा थोड़ी होता है रुपया। बैंक में जो बैलेंस है एसेट है, ठीक है। जनरल रिजर्व जो रिजर्व है, सारे रिजर्व प्रोविजन लायबिलिटी साइड में आते हैं। कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। चार्ज डेप्रिसिएशन और मशीन 10%, मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। देखो मशीन कौन से डिपार्टमेंट के पास है? दोनों के पास है क्या? मशीन है बी के पास 12,000, 10% यानी ये आ गया 1,200 का डेप्रिसिएशन खर्चा होता है। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इसे लेस करोगे, सर्कल बना देता हूँ, बैलेंस शीट में लेस होगा ये 1,200। आगे बढ़े, अब क्या आया? प्रोवाइड 50,000 फॉर जनरल रिजर्व एंड 10,000 फॉर टैक्सेशन। 50,000 रुपया निकाल के रख लो, एक गल्ले में डाल लो, रिजर्व बना लो, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट जो कमाया है उसमें से 50,000 निकाल के एक अलग जगह पे रख लो। तो प्रॉफिट कम होगा जनरल रिजर्व से या बढ़ेगा? कम होगा। बच्चों प्रॉफिट में से किसी के भी लिए रुपया निकालोगे, प्रॉफिट में से किसी के भी लिए रुपया निकालोगे तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो रिजर्व बना रहे हो, रिजर्व बनाओ, प्रोविजन बनाओ, तो प्रॉफिट वहां से निकल के रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। प्रोविजन बनाओगे तो प्रॉफिट अपने अकाउंट में से निकल के प्रोविजन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो सारे रिजर्व और प्रोविजन प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। अब ये रिजर्व कौन बनाएगा? मालिक के डिपार्टमेंट का खर्चा है, ये डिपार्टमेंट का खर्चा है क्या? रिजर्व खर्चा ही नहीं, मेरी बात तो मालिक बनाता है। टैक्स किसका खर्चा है? डिपार्टमेंट का है मालिक का? मालिक कमाएगा, मालिक टैक्स देगा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर आएंगे क्या? दोनों खर्चे नहीं, कहाँ जाएंगे फिर? जनरल P&L बनेगा। अभी ये बन गया खत्म, कंप्लीट, ठीक है। अब
एड लेस करके जीपी, जीपी यहाँ जाएगा, एड लेस करके एनपी। तो देख कर लिख देता हूँ, ठीक है। जीपी आया 1,57,000, यहाँ पर जीपी आया 1,00,000 और यहाँ पर आया 57,000। जीपी को लेकर आए यहाँ पर यहाँ आया एनपी कितना 74,400, 38,800। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बोलो। बन गया अकाउंट? अब क्या बनाया? जनरल पी&एल बनाया, ठीक है। कर दूँ अब इसको। अब आएगा अपना जनरल पी&एल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? अब बनाते हैं। अब ये प्रॉफिट लेकर जाएंगे 74,400, 38,800 जो लिखा है ना, ये लेकर जाएंगे जनरल पी&एल में। जनरल पी&एल पे आते हैं। जनरल पी&एल करें स्टार्ट। नेट प्रॉफिट लेकर आएंगे दोनों। नेट प्रॉफिट 74,400 और 38, ये नेट प्रॉफिट लिया है। अब बनाओ जनरल रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व कितना बनाना है? 50,000 का और टैक्स 10,000 का। बस क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कंप्लीट, ठीक है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट। जनरल रिजर्व और ये दो चीज़ रह गई थी, दिखा दी। आओ कार्यक्रम शुरू कर। अब करते हैं तांडव। ए अपना माल बी को देता है, ठीक है। तो बी के पास जो भी माल रखा हुआ है, वापस बोलता हूँ, बी के पास जो भी माल रखा हुआ है, जो भी माल रखा है बी के पास, उसमें से जो ए का हिस्सा है उसी के ऊपर बनाएंगे स्टॉक रिजर्व। सारे माल पे मत बना देना, समझ में आया बात? तो जितना ही माल पड़ा है उसमें से किसका हिस्सा? ए का हिस्सा। अपन कौन सा डिपार्टमेंट है? बी। अपन लोग बी है, तो अपने पास जो भी माल रखा है उसमें से ए का हिस्सा वो लेंगे अपन। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो बता रखा है क्या पूरे क्वेश्चन में कि भाई बी के पास जो माल है उसमें से ए का हिस्सा कितना है? वाह, बता बेटा, फरिश्ते पैदा हुए हैं। हाँ बता, क्या दिए? कर देना बस बकवास, जहाँ मुंह खुला बकवास ही निकली। आओ बच्चों ध्यान सुन लो। ए अपना माल किसको देता है? बी को। कितने हजार दिया? अब बी इसको संभाल के रखेगा, है ना, प्यार से रखेगा, दिए जलाएगा, अगरबत्ती करेगा। इसको थोड़ी बेचेगा 70,000 को, जो पड़ा रहेगा सदियों सदियों रहेगा, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। ये 70,000 का माल बी के पास पड़ा रहेगा, है ना। अब ए ने बी से माल, बी ने ऐसे माल लिया तो रखने के लिए लिया, टाइम पास करने के लिए उसको यूज करेगा ना, बेचेगा ना मार्केट में, ठीक है। तो 70 मत लेना, 70 पे मत बनाना स्टॉक रिजर्व। बच्चों क्या बनाने जा रहे हैं? स्टॉक रिजर्व। क्या बनाने जा रहे हैं? दो वर्ड आते ना, कौन कौन से दो वर्ड? स्टॉक और रिजर्व। तो स्टॉक के ऊपर कितना प्रॉफिट है वो निकालना है। स्टॉक का प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक का प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक लेंगे ना। अब बी का स्टॉक कितना है? देखो क्लोजिंग स्टॉक, अभी अपन ने यहां लिखा था क्लोजिंग स्टॉक 18,000। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? अब 18,000 में 70,000 है क्या? तो फिर जब स्टॉक ही 18 है तो 70 पे स्टॉक रिजर्व कैसे बनेगा? समझ रहे हो बात को? समझ में आई बात? इसका मतलब ये जो 18,000 का इसके पास स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक में से ए का माल कितना है? तुम बोलोगे सर पूरा ही ए का है, ए से लिए थे 70,000, उसमें से कितने बच गए?
18 बज गए, है ना। तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि बी ऐसे ही माल लेता है बस, या और बाहर से भी लेता है माल? बाहर से लेता है माल। क्वेश्चन में है क्या परचेस? बी ने कुछ परचेस किया है क्या? मेरी बात सुनो, ए सारा माल बी सारा माल ऐसे लेता है क्या? इधर देखो, इधर बी सारा माल ऐसे लेता है क्या? नहीं, बाहर से भी तो परचेस करता है। क्वेश्चन में लिखी ना परचेस, कितना परचेस किया है बी ने? ओ माय गॉड, मर ना जाए कहीं। बाहर से परचेस किया है, परचेस 20,000 का परचेस किया है। समझते हो ये बात? अब बच्चों, बी जो है उसने ऐसे लिया 70 का माल, बाहर से खरीदा 20 ही है ना भाई। मस्ती चल रही है इसके, परचेस क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है तो बस 20 का ही माल लिया है बाहर से, इसकी मर्जी। अब जो 18 का माल बचा, बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 18 का माल पूरा इसमें से बचा है, तो क्या मेरा ये एजम्पशन सही है? तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता पड़ा 18 का माल इसमें से ही बचा है? हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें से ही बचा हो, या ऐसे मान लो ना 20 में से पूरा 18 बचा है, रिजर्व की टेंशन खत्म है ना। नाकारा निकम्मा बच्चा क्या बोलेगा? सर मैं तो ये मानूंगा 18 पूरा इसमें से खरीदा है, क्वेश्चन ही खत्म, यही लिख दूंगा नेट प्रॉफिट बचा हुआ कितना है। तो ऐसे उल्टे सीधे अजम्पशन नहीं लेना। अपन ये मानेंगे कि 18 का जो माल बचा है वो ए का कितना है इसमें? ए का माल इसमें कितना है? 10,000 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, कितना है ए का माल? ये अपन को पता नहीं है, तो अपन इस प्रोपोर्शन में बांट देंगे। अपन बोलेंगे कि 20/70 क्या रेशियो रहेगा? 20:70। इस रेशियो में जब अपन बांटेंगे इसको 18 को, तो जो 70 को मिलेगा वो किसका माल? ए का माल। समझ रहे हो? अपन को तो नहीं पता है बाहर का कितना है और ए का कितना है इसमें, तो अपन क्या करेंगे? इस रेशियो में बांट देंगे। अपन तो रेशियो सीखा ही है, ठीक है। तो 20 और 70 का रेशियो क्या हुआ? 20/90, 20/90, 20/90 और 70 मुझे 20/90 से मतलब है क्या? तो मैं क्या करूंगा? 18,000 को किस में बांटूंगा? 20:90 में। सही है? तो मुझे किससे मतलब है? सॉरी 20:70 में, 70 में मुझे 70 से मतलब है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाई 70/। सही है? ये 14,000 आया। 14,000 का माल ए डिपार्टमेंट का। अब ए की जीपी रेट निकालनी है, बी के पास है, ठीक है। लिया किससे था? तो जीपी रेट किसकी लूंगा? ए की। तो ए की जीपीआर लूंगा, जीपीआर का फॉर्मूला है जीपी। अब ये अपन ने ट्रेडिंग बनाया था, उसमें जीपी निकाला था अपन ने। जीपी निकाला था कितना? 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाई सेल कितनी है? चलो ये 3 लाख क्यों आया भाई नीचे? क्योंकि जीपी रेट निकालने के लिए जीपी को जिस पे भी कमाया होता है उसे लेते हैं डिवाइड में। समझ रहे हो? फॉर्मूला तो क्या पढ़े है? जीपी अपॉन सेल पढ़े है इंटू 100। तो सेल तो क्वेश्चन में कितनी है? 2,30,000। 70,000 सेल थोड़ी है, 70,000 तो आईडीटी है। तो फिर फॉर्मूले में तो आईडीटी वर्ड आता ही नहीं है, सेल वर्ड आता है। तो आईडीटी क्यों ले लिया अपन ने? क्योंकि एक रूल होता है कि ऊपर जितना ही प्रॉफिट है उसके नीचे वो अमाउंट लेते हैं जिस अमाउंट पे ऊपर वाला प्रॉफिट कमाया गया। समझ रहे हो? ऊपर प्रॉफिट लिया तुमने 1 लाख, अब ये 1 लाख जिस पे भी कमाया है उन सबको ले लेंगे, या नीचे जितने भी अमाउंट पे कमाए उन सारे अमाउंट को ऐड करते चले जाएंगे। एक अमाउंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कोई सा भी अमाउंट हो, जिस पर भी 1 लाख कमाया है वो सारे अमाउंट नीचे आते चले जाएंगे। भले फॉर्मूले में सेल हो तो क्या मतलब आया उससे? तो ऐसे मत बोलना सर जीपी रेट का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल इंटू 100। अब हमको सेल से मतलब जिस पे भी प्रॉफिट कमाया सबसे मतलब है, भले आईडीटी क्यों ना हो। समझ गए ये बात? इसीलिए अपन क्या करते हैं? 3 लाख लेते हैं, 2, 30 और 70 दोनों को जोड़कर 3 लाख लेते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है? जीपी रेट निकालने में 2, 30 ले लेता है। 2, 30 कभी मत लेना। अब तुम बड़े हो गए तो एक लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ जाओ। अब जीपी रेट जब भी आए तो दिमाग में अब एक चीज़ लेकर आना है। क्या लेकर आना है? कि जो भी जीपी होगा उसके नीचे वही अमाउंट लिखेंगे जिस अमाउंट पे ऊपर वाला जीपी कमाया है, ठीक है। अब जब भी जीपी लेंगे
तो जीपी के नीचे कौन सा अमाउंट लेंगे? जिसपे ऊपर वाला जीपी कमाया है। तो जिसपे भी जीपी कमाएंगे वही अमाउंट नीचे आएगा। ठीक है, अपन ने जीपी कमाया 3 लाख पर, कैसे कमाया? 2,30,000 की तो सेल ही है और 70,000 का माल अपन ने सेलिंग प्राइस पे दिया है। ए बी को माल देता है सेलिंग प्राइस पे, तो ये माल भी सेलिंग प्राइस पे गया, तो एक तरीके से सेल ही हो गई ना। अरे मेरी बात सुनो बच्चों, मैं 100 रुपये का ड्रेस लेकर आता हूँ और उसको 120 में बेचता हूँ, तो 100 का ड्रेस लाया 120 में बेचा। मेरा एक रिश्तेदार आया, ठीक है, उसने कहा और यार बढ़िया दुकान कर लिए तूने, ठीक है, ला एक ड्रेस मेरे को भी दे दे, भाई हूँ मैं तो तेरा। मैं कहा ले ले, कि कितने का? मैं कहा तेरे लिए 120। उसने कहा अच्छा मेरे लिए 120 ले, ठीक, लेकर चला गया। अब 120 क्या हो गई मेरी सेल, प्रॉफिट कमा लिया ना 20 रुपया, भाई को ही मामू बना दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वो 120 को काउंट करूँगा ना भाई वाले को। क्यों करूँगा? भले भाई को दिया हो, भले मेरे बच्चे को दे दूँ, बच्चा आया घर यहाँ शॉप पर, मैंने कहा 120 दे तब जाके दूंगा ड्रेस। अब बच्चे से भी रुपया ले लिया, घर पे गया ड्रेस, तब भी सेल लिखूंगा ना कि ड्राइंग लिखूंगा? सेल, क्योंकि बच्चे से भी क्या लिया? प्रॉफिट। 120 रुपया ले लिया, प्रॉफिट आ गया उसमें। तो याद रखना बच्चों, भले तुम किसी को भी दो, घर में लेकर जाओ ड्रेस, अगर चार्ज कर लिया तुमने, सेलिंग प्राइस चार्ज कर ली तो सेल ही कहलाएगी। ठीक है, भले खुद ही पहन लो ड्रेस लेकर, अमाउंट चार्ज करते ही वो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। समझ में आया? सेलिंग प्राइस चार्ज करते ही वो सेल बन जाएगा। समझते हो चीज़? ये 3 लाख समझ गया अभी। अब परसेंटेज अपनी क्या आएगी? 33.33%। यही आई ना, लगा दो इसमें इंटू 33.33%। कैसे लगाओगे? 14,000 मल्टीप्लाई बाई 33.33333333, लास्ट तक 3 लिखो और परसेंटेज दबा दो, तुम्हारा आंसर आएगा। स्टॉक रिजर्व यहाँ बनता है ना, स्टॉक रिजर्व 4667 बन गया स्टॉक रिजर्व। अब समराइज कर दूं क्वेश्चन। पहले बनाया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, सारे खर्चे वर्चे जो भी अपन को क्वेश्चन में दे रखे थे अपन ने सब लिख दिए। डेप्रिसिएशन अपन ने लिख दिया। फिर बनाया जनरल रिजर्व, जनरल P&L अकाउंट। जनरल P&L अकाउंट में जनरल रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाया, क्योंकि ये दोनों खर्चे नहीं होते, डिपार्टमेंट के खर्चे नहीं है, इसलिए यहाँ दिखाया, अलग से दिखाया इसको, इन दोनों को बस। ये बनाने के बाद अपन ने क्या किया? 18,000 का माल लिया। अब बी जो माल लेता है वो ए से भी लेता है, बाहर से भी लेता है, तो 18,000 में ए का हिस्सा कितना है पता नहीं है, तो रेशियो में बांट दिया। सिंपल का, जब भी मुझे कुछ पता नहीं होता मैं तो रेशियो में बांट देता हूँ। तो 20 और 70 के रेशियो में बांट दिया। 70 वाला हिस्सा ए का है, तो 70/90 किया तो ए का हिस्सा आ गया 14,000। समझ में आया? 18,000 माल किसके पास पड़ा है? बी के पास। बी किस किस से माल लेता है? ए से और बाहर से खरीदता है। ये बात समझ में आया? अब मुझे पता नहीं है इसमें ए का कितना है, बी बाहर का हिस्सा कितना है, तो मैंने रेशियो में बांट दिया 70/90 करके। ये वाला पार्ट जो है ये 14,000 बी के माल में ए का हिस्सा, बी के माल में 18,000 में ए का हिस्सा 14,000। ठीक है, उस पर ए की रेट लगा दी, ए का जीपी लिया, ए की सेल ली। ये पूरा समराइज हो गया क्वेश्चन। ठीक है, स्टॉक रिजर्व आया, स्टॉक रिजर्व यहाँ लिख दिया, ये पूरा बन गया। बस प्रॉफिट लिख दो यहाँ पर। यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 48,533 48,533 का प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो ये मेहनत थी स्टॉक रिजर्व की। ये उसने कलाकारी कर रखी है बिना बताए, बिना सिखाए, डायरेक्ट ही परसेंटेज लिख रखा है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था घर पे भी करोगे तो तुम्हें सोल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट लिख रखा है उसने। देखो क्या लिखा है उसने, सीधा सीधा लिखा है उसने, परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट है, टोटल परचेज ये वो, डायरेक्ट सोल्व कर देते भाई साहब। तुम्हें लगेगा नया कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए हमें। अब बनाएंगे अपन लोग बैलेंस शीट। अब होगा बेटा तांडव शुरू। आओ बैलेंस शीट बनाना सिखा दूं। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने तो हमेशा बोला है, सबसे पहले किसको देखते हैं? बैलेंस शीट, लायबिलिटी, असेट्स। करें कार्यक्रम शुरू। बैलेंस शीट बनाने के लिए सीधा आ जाओ क्वेश्चन पे।
करें स्टार्ट क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन ही देखना, आंसर तो यहाँ कर रहे हैं ना, आंसर को देख रहे हो। डीड है तो डीड थोड़ी बात है, ऐसे करके बैठ गया तेज, जहाँ मैं कुछ लिखूंगा ऐसे देख लेगा। तो चेक करना बेटा, क्वेश्चन करने के बाद चेक कर। चेक करते करते नजर पड़ गई आगे तो पहले दिमाग को पता पड़ जाएगा। जहाँ दिमाग को आंसर पता पड़ गया, सॉल्यूशन पता पड़ गया, सॉल्यूशन, दिमाग अपना काम करना बंद कर देगा। समझे? दिमाग का काम है सोचना और सोचकर बताना। जब पहले ही पता पड़ जाएगा तो दिमाग सोचना ही बंद कर देगा। समझ में आया? अब उनको एटलीस्ट सोचने में फोकस करना है, कम से कम उन सोचे। तो देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक। हाँ, अगर सेलिंग प्राइस में नाप दे तो स्टॉक रिजर्व बनेगा ही नहीं, खत्म। बस ये 50-10 लिखता, डायरेक्ट ही सोल्व, आंसर आ जाता फ्लो। सेलिंग प्राइस लिखा इसलिए अपन ने किया। अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में कुछ घुमा सकता है क्या? एक बात सुन लो बच्चों, जो बुक से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसी बुक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बस। अब क्या घुमाएगा? अब जब ये क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही देगा उठाकर, सीधा यही क्वेश्चन आएंगे उठ के एग्जाम में। कोई भी घुमाने फुराने का क्वेश्चन है ही नहीं इसका काम। इस बुक के सारे क्वेश्चन रटाई में आ गए 100 में से 100। अरे कुछ भी नहीं बदलेंगे। इस बुक के सारे क्वेश्चन रटाई में आ गए तो 99 भी नहीं आएंगे, 100 ही आएंगे। समझ रहे हो? इतनी हद होती है, नाम भी चेंज नहीं करते बहुत सी बार। तो राधा है तो राधा ही रखेंगे, मोहन है तो मोहन ही रखेंगे, मनमोहन है तो मनमोहन ही रखेंगे। समझे? मोदी है तो मोदी रखेंगे, और योगी है तो योगी रखेंगे, और बोलता रहो बेटा बेटा, राहुल गांधी नहीं रखेंगे। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक आता है? नहीं आता। परचेस आता है? नहीं आता। गुड्स, वेजेस, सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक आता है? क्लोजिंग स्टॉक देखो कैसे आता है, सीख लो। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही देखना बस। 50 और 18 ऐसे आता है क्लोजिंग स्टॉक। देखो एरो बनाया, ए बी है ना, ए बी 50, 18, 68 माइनस स्टॉक रिजर्व 4667। ये माइनस करेंगे तो जाके एक फिगर आ जाएगी। देख कर लिख देता हूँ, देख ले मांडे, आंसर देख ले। नहीं देख ले बेटा, तो आया इसलिए। ये आया 63। वो तुम क्या कैलकुलेट नहीं करते ना, बैठे रहते हो, मेरा इंतजार करते हो, इसलिए मैं देख कर लिख देता। आ गया ना? तो ये माइनस करके ये फिगर आई। पहली चीज हो गई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से आगे बढ़ो। सेल आया, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व माइनस होगा। स्टॉक रिजर्व स्टॉक की वैल्यू को कम करता है। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेल। सेल आता है क्या? प्रिंटिंग स्टेशनरी आएगा? नहीं। मशीन आएगा? चलो आ जाओ। मशीन कितना है? मशीन 12,000। लेस डेप्रिसिएशन कितना है? वेरी गुड, 10,800। समझ गए? मशीन के बाद क्या आया? बिल्डिंग कितने हजार है? बिल्डिंग कितनी है? 25 और 30। ये लो 25 प्लस लेस डेप्रिसिएशन है ही नहीं, 55,000 बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद डेटर। दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना? आंसर देख लो एक बार। नहीं करेगा? डेटर कितने हैं बच्चों? 10 और 9। उल्टा सीधा हरकत मत कर देना। 10 और 9 19। अब तुम्हें से एक चीज पता पड़ी होगी कि क्वेश्चन देखने से हमें भी पता पड़ता है हमारे से गलती कहाँ पर होती है। अभी फिगर लेने में गलती हो गई। तो एक चीज समझ लो बच्चों, हमेशा क्या किया करो, सबसे ऊपर लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से एक लाइन ड्रॉ कर दो उसकी फिगर के सामने। कर दिया? सुन लो एक मिनट। फिर 2 नाम छोड़ दो, 2 तीसरे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ सीधा। फिर एक लाइन ड्रॉ करो चौथे पे, फिर 2 छोड़ के उसके बाद, फिर 2 छोड़ के उसके बाद। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर मान लो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा तो लाइन तो बनी हुई है। अगर तुम्हारे पास परचेस आएगा तो लाइन के नीचे वाला फिगर लेना है। और अगर तुम्हारे पास गुड्स सोल्ड आएगा
तो उसके नीचे भी लाइन है, तो लाइन के ऊपर वाला, तो एक लाइन के नीचे वाला हो जाएगा, एक फिगर लाइन के ऊपर वाली हो जाएगी। तो लाइन हमेशा ऐसे बनाया करो। देखो अगर तुम्हारे पास फिगर ऐसे लिखी है ABCDEFGH 10 12 18 19 17 15 6 9 ऐसे फिगर लिखी है, तो लाइन हमेशा ऐसे बनाया करो। 1 2 छोड़ के ये, 2 छोड़ के ये, ऐसे लाइन बनाया करो। ऐसा सबके सामने लाइन मत बना लिया करो, नजरें धुंधला जाएगी तुम्हारी, तुम चौक जाओगे खा जाए। ठीक है, ऐसे लाइन बनाया करो आराम से, मेहनत भी कम, टाइम भी बच जाएगा। तुम्हें चाहिए डी, तो डी के सामने तो लाइन है 19। तुम्हें चाहिए सी, लाइन के ऊपर वाला अमाउंट 18। तुम्हें चाहिए ई, लाइन के नीचे वाला अमाउंट 17। तो हमेशा 2 फिगर छोड़ के लाइन बनाया करो। ठीक है, और एग्जाम में जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखे इस टाइप का, जाते ही सबसे पहले लाइन बनाना शुरू कर देना। जल्दी जल्दी 2-2 फिगर छोड़ के लाइन बना लेना। ठीक है, 4 से 5 सेकंड लगेंगे बस लाइन बनाने। ठीक है, और 10-20 सेकंड लग गए तो क्या हुआ, आधा टाइम तो तुम ऐसे ही बकवास करने में वेस्ट कर दोगे वहां। ध्यान से देखना। डेटर तक पहुंच गए। डेटर कितना 19 आ गया। 19 के बाद क्रेडिटर कितने 7 और 5, ये क्रेडिटर 7 और 5 12 और 6 और 9 BR 6 + 15। उसके बाद अदर बैलेंस में कैश, बैंक, जनरल रिजर्व, कैपिटल। कैश, बैंक, जनरल रिजर्व। कैश ले लो कितना है 4। बैंक कितना है, जनरल रिजर्व गल्ला होता है, गल्ला कितना रुपया गल्ले में 12,600। इस साल कुछ रुपया डाला गल्ले में, इस साल 50,000 डाला गल्ले में, तो कितने हो गया 62,600 हुआ ना। ऐसे दिखाएंगे। अरे 50,000 डाला ना जनरल रिजर्व में इस साल। जनरल रिजर्व गल्ला है जिसमें कितना पड़ा था, पहले 12,600 पड़ा था। कितना पड़ा था इस साल गल्ले में कितना डाला, तो गल्ले में कितना हो गया, इतना बैलेंस है ना गल्ले में। समझ गए, बैलेंस शीट, ये बैलेंस समझ गए। जनरल रिजर्व कैसे दिखाना है। जनरल रिजर्व के बाद क्या आया, कैपिटल। आओ कैपिटल में पूरी कहानी चलेगी। चलो कैपिटल को छोड़ दो, लास्ट में दिखाएंगे अब इसको। कैपिटल के बाद क्या आया, डेप्रिसिएशन, वो तो दिखा दिया। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व, वो भी हो गया। उसके बाद क्या है, 10,000 दिखाया गया। आओ दिखाते हैं। क्यों, प्रोविजन फॉर टैक्स किस में आता है, लायबिलिटी साइड में नहीं आता क्या प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, कितने हज़ार है सर, टैक्स हमेशा लायबिलिटी साइड में आता है क्या। बच्चों मेरी बात सुनो, टैक्स हमेशा लायबिलिटी साइड में क्यों आता है, क्योंकि जब साल खत्म होता है, तो साल खत्म होने पे हमने जो प्रॉफिट कमाया ये उसका टैक्स होता है। और हर साल का टैक्स उस साल में देते हैं, अगले साल में देते हैं। हर साल का टैक्स उसी साल में देते हैं, अगले साल में देते हैं। नहीं पता, छोटा बच्चा ही बता देगा यार। हर साल का टैक्स, मान लो मैंने 21-22 में काम किया, 22 मार्च, अब 22 मार्च तक मैंने काम किया, तो उसका टैक्स 21-22 में दूंगा या अगले साल में दूंगा। मेरी बात सुनो, 21-22 मैंने काम किया, 21-22 का टैक्स 21-22 में ही दूंगा या 22-23 में दूंगा। 21-22 का टैक्स 21-22 में दूंगा या 22-23 में दूंगा। कब दूंगा, 22-23 में। भाई 21-22 का टैक्स 21-22 में कब दोगे मुझे ये बताओ। 31 मार्च 22 को दोगे, मतलब हाथों हाथ 22 को काम भी करके पूरा अकाउंट रेडी और टैक्स नहीं पहुंच जाओगे। 21-22 में तो तुम काम करके फ्री होंगे, अब उस काम का हिसाब शुरू होगा 22-23 में। अरे जिंदगी का हिसाब अभी मिल जाएगा मरने से पहले।
मंडे के बाद होगा ना पूरा कार्यक्रम शुरू, ये यमदूत यमराज अभी आ जाए, यहाँ पर ही आ जाए दुनिया में, और बोले देख अभी तक का तेरा इतना हिसाब बन रहा है, ठीक है। या जब तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारी आखिरी सांसें चल रही है, तो वहीं यमराज आ गए, बोले भाई हिसाब इतना चल रहा है, उनको देखते ही चल बसे तुम, ठीक है। तुम्हें 1-2 दिन बाद मरना था, पहले ही मर गया बंदा, क्या अभी आ गए हिसाब के लिए, तो बताओ। अरे भाई 31 मार्च को साल खत्म होगा, 21-22 वाला, तो 22 को जब तुम साल खत्म कर लोगे, वो खत्म करने के बाद ही तो बैठोगे हिसाब बनाने, या 31 मार्च को हिसाब बनाने बैठ जाओगे, नहीं ना। अब अप्रैल मई जून तक बैठे बैठे हिसाब बनाते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे हिसाब के साथ। जब हिसाब बन जाएगा तो आखिरी डेट देते इनकम टैक्स वाले, जुलाई या सितंबर, ऑडिट कराने तो सितंबर आखिरी होती है, तो ये सितंबर चल रहा है, ऑडिट की डेट है, जितने भी लोग ऑडिट कराते हैं उनकी आखिरी डेट है। अभी टैक्स भरना कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा उनको, समझे। किसका टैक्स? पिछले साल का। समझ में आया बच्चों? बेसिक बातें बता रहा हूँ। तो 21-22 का टैक्स कब भरते हैं? तो बनता कब है ये टैक्स? कब का? 21-22 का। भरेंगे कब? तो लायबिलिटी हुई या नहीं हुई? ठीक है, कर्जा हो गया ना, अभी भरा नहीं, अब भरेंगे आगे। समझ में आया? इसलिए हमेशा टैक्स को क्या दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में हमेशा। आगे बस कैपिटल ले लूं? आ जाओ बच्चों, कैपिटल लेते हैं। कैपिटल है हमारा कितना है? 40,000 कैपिटल है। लेस करो ड्राइंग, ऐड करो प्रॉफिट, ऐड कर दो प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट? 48,500। तो ये आया 88,500, ये भी लिख दिया। अब आंसर को देखकर, आंसर नहीं, बैलेंस शीट वाला आंसर नहीं, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट को देखो, इसमें देख लो कोई आइटम आती है क्या, नज़र घुमा लो बस एक बार, नहीं आती। जनरल रिजर्व हो गया, टैक्स हो गया, स्टॉक रिजर्व हो गया, स्टॉक रिजर्व माइनस कर दिया, जनरल रिजर्व हो गया, टैक्स हो गया, खत्म। अब एड लेस करके देख लो, दोनों साइड मैच हो जाएगी। आओ बुक से अकाउंट मिलाए। बुक में पहली फिगर है 12, फिर दूसरी 62, फिर 10, फिर 88। 12, 62, 10, 88, चारों फिगर सही। इस वाली फिगर को मिला लो, 4, 6, 19, 15, 4, 6, 19, 15, ये हो गया 63, 55, 10, 63, 55, 10, हो गई सारी मैच, बन गई बैलेंस शीट, खत्म, समाप्त। तो बैलेंस शीट बनाने में बच्चों किसका ध्यान रखना है? जो भी एसेट आएगी उसके डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है, जो जब भी स्टॉक आएगा उसके रिजर्व का ध्यान रखना है। जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो ऐड कर दो, ठीक है। और मतलब जनरल रिजर्व 2 हो, पिछले साल का इस साल बनाया हो तो ऐड कर दो। और कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्राइंग को लेस करते हैं। और ये सब नोट बना लेना तुम सारे पॉइंट्स, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना होता है। और टैक्स जब भी आए तो टैक्स को हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि हर साल का टैक्स अगले वाले साल में पे करें, ठीक है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, इससे आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? क्वेश्चन एक काम करो, क्वेश्चन तो ये लोग देने में बिलीव करते ही नहीं है। तुमने कौन कौन से अनसॉल्व किए? 1 तो किया ही नहीं है तुमने, 2 किया है, 3 किया है, मैंने 2 दे रखा है, 3 और 4 नहीं किया ना? नहीं 4 नहीं किया होगा तुमने, 4 भी नहीं किया होगा। 5 देख लेना एक बार, 5 तुमसे होता हो तो ठीक है, नहीं तो 5 कर लो, 5 हो जाएगा। अ क्लॉथ डीलर 5 कर लो। 5 में लास्ट में एक लाइन लिखी है, ऑल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आर मेड एट कॉस्ट। सारे ट्रांसफर कॉस्ट में होते हैं। अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात तुम्हारे लिए। क्या नहीं बनेगा? स्टॉक रिजर्व नहीं बनेगा। वेरी गुड। तो 5 वाला क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।